बहुत से लोगों का अक्सर ये होता है कि सर मैं लिख के तो आया था पेपर में बट मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए। क्या मैं 95% का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है? क्या 90% का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है? अभी अपने पास 30 से 50 दिन बचे हैं, तो घर पे भी ये ट्राई करो कि जैसे एग्जाम में पेपर लिखते हो वैसे घर पे बैठ के लिखो। सोशल मीडिया से दूरी है बेहद जरूरी, इसको आप फॉलो करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं और आप सब लोग इस समय अपने बोर्ड की स्ट्रैटेजी, बोर्ड की पढ़ाई में डूबे हुए हैं। तो हमारा गोल एज प्रगति विद्यापीठ इज टू गाइड यू इन द प्रोसेस। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके मन की सारी चिंताओं को, सारे सवालों को ट्राई करूंगा इस शॉर्ट वीडियो में आंसर करने का। और हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है 95% स्कोर, जो कि अब ड्रीम नहीं, स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। तो 95% अचीव करने के लिए हम कैसे प्रोसीड करें, ये हमारे क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस में दिस इज द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो। चलो आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंक, क्या मैं 95% का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है? क्या 90% का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है? तो कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखाता हूं। 2025 में 93.6% बच्चे ओवरऑल 10th में पास हुए थे। उन 93.6% बच्चे जो पास हुए थे उसमें से 2 लाख से ज्यादा लोगों के 90% एंड अबव मार्क्स थे। उसमें से भी 45,000, इट्स अ ह्यूज नंबर, इनके 95% एंड अबव मार्क्स थे। तो कहने का मतलब ये जो गोल्स हैं ये अचीवेबल हैं। आप जैसे ही बच्चे ये सब गोल्स अचीव करते हैं और अगर आप प्रॉपरली एफर्ट लगाएं, लास्ट लेग में अच्छे से डेडिकेटेडली रोज हार्डवर्क करें, तो कोई वजह नहीं है आप इस 2 लाख की संख्या में या फिर इस 45,000 की संख्या में नहीं आ सकते। बट हमें क्या करना है? डेडिकेटेडली रोजाना पढ़ाई करनी है एफर्ट्स के साथ। चलो हमारी स्ट्रैटेजी की स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसकी एक रिजल्ट शीट आती है यार। वो रिजल्ट शीट कुछ और नहीं, आपकी 10th बोर्ड की मार्कशीट है। और उस 10th बोर्ड की मार्कशीट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी या फिर आईटी या फिर एआई, आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग देखा गया जाता है कि बच्चे मैथ्स, साइंस या फिर कभी कभार एसएसटी में तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बट वो लैंग्वेजेस में यानी मेरा इंग्लिश और हिंदी में अक्सर मात खा जाते हैं। उससे भी ज्यादा मजे की बात क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी मार्किंग स्कीम 100 में से ही होती है। आउट ऑफ 100 ऑल दी सब्जेक्ट्स आर ग्रेडेड एंड स्कोर्ड, और टोटल आपका इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स से ही बनता है। जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो इन सब सब्जेक्ट के क्यूमुलेटिव मार्क्स मिला के मार्क्स से बनते हैं। पर हम करते क्या हैं, हम कुछ सब्जेक्ट्स पे, जो ट्रैप है, हम कुछ सब्जेक्ट्स पे अपना अधिकतम समय, वी स्पेंड द मेजॉरिटी टाइम स्टडिंग फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, जो ज्यादा एफर्ट मांगते हैं। बट ऐसा नहीं है केवल वही एफर्ट मांगते हैं, आप लोग और सब्जेक्ट से फोकस नहीं करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है यार? तो सॉल्यूशन ये है, याद रखें, अगर मेरा ग्रैंड टोटल 500 का है मेरे बोर्ड एग्जाम्स का, उसमें हर पेपर के 100 मार्क्स हैं। और आप सब लोग इतनी मैथ्स जानते हैं, 100 मार्क्स हर पेपर के, 5 पेपर यानी हर पेपर 20% का भागीदार है आपके ओवरऑल स्कोर में। जितने भी मार्क्स आएंगे आपके हर सब्जेक्ट में, दैट विल कंट्रीब्यूट 20% टू द फाइनल स्कोर, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो अब जब सभी इक्वली हमें मार्क्स कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो लेस एफर्ट और हाई रिवॉर्ड वाले, ध्यान दीजिए, लेस एफर्ट और हाई रिवॉर्ड, जैसे इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेजेस पे फोकस करें। क्योंकि जैसे ही उन पे फोकस करेंगे हम रेगुलरली पढ़ेंगे उन्हें, तो कोई वजह नहीं है कि इनमें भी हम अच्छा स्कोर करें। और होता क्या है उससे, साल भर तो आपने देखिए विभिन्न तरह से यू हैव स्टडीड, मैथ्स के आपने कितनी किताबें करी होंगी, साइंस के आपने कितने सारे सवाल किए होंगे, पर इंग्लिश, हिंदी थोड़ा सा कम किया होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आगे बात करेंगे, बट प्राइमरी गोल इज कि हम हर सब्जेक्ट को बराबर भागीदार माने, 20% वेटेज वाला। और लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड, मैंने कहा लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, और कई बच्चों के लिए वो एसएसटी भी होता है जिनकी रीडिंग अच्छी एबिलिटी होती है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में आप फोकस करिए, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स तो 500 में से आएंगे। अगर आपके सब में 95 आते हैं, दैट इज बेटर देन किसी 2 में 98 आ गए, बाकी सब में 70, 75, 80 आ गए। तो ऐसा मत करिए, ऐसा अनफेयर
ट्रीटमेंट किसी भी सब्जेक्ट को ना दे। आगे बात करते हैं हम कि ये सब बात हो गई यार सब्जेक्ट क्या क्या है, अब हमें किन चीजों पे प्राइमरली फोकस करना है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, पर इतना समय है कि अगर हम कुछ चीजों पे फोकस करेंगे स्ट्रैटेजिक रूप से तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सक्सेस हैं। नंबर वन हमारे क्लास नोट्स। हमारे क्लास नोट्स जो हम लोगों ने साल भर तक स्कूल में लिखा है, उसकी कॉपीज आपने मेंटेन की हैं, उन्हें रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपका इस समय इकलौता काम है पढ़ाई, और उस पढ़ाई धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में अक्सर एनसीईआरटी के एज इट इज टॉपिक से सवाल आ जाते हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं डिफर करेंगे, बस आपको हर टॉपिक का एनसीईआरटी की डेफिनेशंस, एनसीईआरटी का अप्रोच पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। उसके अलावा जैसे ही आप कोई एडिशनल किताब की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी तो हो गई, अब क्या करें, आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, 2 महीना बचा है। तो मैं कहता हूं यार सिंपल सा फंडा है, आप पीवाईक्यूज प्रिपेयर कीजिए। पीवाईक्यूज आप जानते हैं क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी एग्जाम में आज तक जितने भी लास्ट 10 साल में सवाल आए हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो आपने एनसीईआरटी से नोट से पढ़ ली, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, बट अगर और प्रैक्टिस करनी है तो कहां से करोगे? तो उसके लिए आप पीवाईक्यूज का सोर्स लीजिए, और वो हर सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं। हम लोग आपको स्कूल में भी कराएंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो होगा क्या कि आप पास्ट के पेपर्स से फ्यूचर में कैसे प्रिपेयर करना है उसकी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, विच विल गाइड यू टू मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। आपको समझ में आएगा किस तरह की अप्रोच एग्जाम में पूछी जा रही है, किस तरह से हमें आंसर लिखने हैं। तो इन सब बातों पे आगे ही बात करेंगे, बट पॉइंट इज पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, अदरवाइज प्रैक्टिस करना अर्थ नहीं निकलेगा अगर हमें पता ही नहीं है एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक कसम खा लो यार, एक कसम खा लो कि हम कोई भी नई किताब आज से नहीं खरीदेंगे। ये जो 3 सोर्सेज मेंशन हैं, इसके अलावा चौथा सोर्स नया नहीं इंट्रोड्यूस करना है। जो साल भर पढ़ा था वो रिवाइज करिए, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसे पढ़िए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, पहले लास्ट 5 साल करिए, और समय बच रहा है तो लास्ट 10 साल के सवाल आप ट्राई करें, उन्हीं में से मेजॉरिटी पेपर आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बहुत से लोगों का अक्सर ये होता है कि सर मैं लिख के तो आया था पेपर में, बट मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए, या मेरी ये अप्रोच थी पर इस अप्रोच से शायद गलत हो गया। तो आप ये बात समझिए कि कैसा आंसर्स हमें लिखने हैं, हमें किस फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं। तो ये समझो यार, कुछ जनरल टेक्निक्स होती हैं, इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज से बात करूंगा, बट कुछ जनरल टेक्निक्स हैं जो लगभग हमेशा ही वर्क करती हैं। वो क्या है कि आप खुद सोचो, अगर आप एक को कोई 5 मार्क्स का आंसर आता है एसएसटी में, और आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में पूरा पन्ना भराते हो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्विजिलेटर, एग्जामिनर। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसे तक नहीं पढ़ना, उसे पढ़ना है आपके डायरेक्टेड बुलेट पॉइंट्स, कि बच्चे को क्या 4 या 5 डिफरेंट तरह के जो आंसर्स रिक्वायर्ड है इसमें, 4 या 5 डिफरेंट डोमेन्स इसमें इंट्रोड्यूस करनी है, 4 या 5 जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर इंक्लूड करना है वो इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। तो हमारा प्राइमरी फोकस शुड बी बड़े आंसर्स को बुलेट पॉइंट में लिखें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी कई कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरलाइन करें कीवर्ड्स को। उससे क्या होता है, समझ में आता है कि आप कहां पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कहां पे एम्फेसिस देना चाह रहे हैं। तो हाईलाइट, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिए। एग्जाम पेपर उसको आपको रफर पेपर नहीं बनाना है, उसे आपको नीट एंड क्लीन तरह से मार्जिन्स के साथ और कम से कम काटाकूटी के साथ करना है। और अगर लगता है कहीं क्रॉस भी करना पड़ता है तो सिंगल लाइन से काटिए, डोंट मेक इट मल्टीपल लाइंस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, ये बात समझिए कि किस सब्जेक्ट में क्या मांग रहा है। क्या पता मैथ्स में 4 स्टेप की मार्किंग हो पर साइंस में वो स्टेप की मार्किंग ना हो, तो समझिए किस स्टेप में कितने मार्क्स कैरी हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितना लेंदी आंसर लिखना है, कितना छोटा आंसर लिखना है, राइट, किस सब्जेक्ट में यूनिट की वैल्यू है। और साथ साथ क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच। आप ये जानिए कि मार्किंग स्कीम क्या है। अक्सर बच्चे कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, और वो कॉमन गलतियां क्या हैं? नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली,
आप लोग सोच रहे हो सर ये तो हम नहीं करेंगे, अरे बेटा आप में से कुछ लोग गलती से कर जाते हैं ये, फिर बाद में कहते हैं सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कैसे होती है? जब हम ध्यान से नहीं पढ़ते, हमारा फोकस होता ही नहीं है, हमें लगता है हमें पहले से आता है। तो अज्यूम मत कीजिए, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कीजिए, तभी आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ सब पार्ट, कोई ना कोई पार्ट आप मिस कर जाएंगे क्वेश्चन में, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे जिससे आपका आंसर पार्शियली करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट हो सकता है। तो प्लीज फोकस ऑन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कीजिए। अभी अपने पास 30 से 50 दिन बचे हैं, तो घर में भी ये ट्राई करो कि जैसे एग्जाम में पेपर लिखते हो वैसे घर में बैठ के लिखो, तभी तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज तो वेरी डिफिकल्ट। स्ट्रक्चर लाइए आंसर्स में, जैसा मैंने कहा आपसे। अगर आपका इंग्लिश का टॉपिक है तो भैया इंट्रोडक्शन लिखो, उसमें लेटर आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, तो जो फॉर्मेट है उसको फोकस रखिए। केवल आप लिखकर आ गए उसकी वैल्यू नहीं है, बुलेट पॉइंट लगाइए ताकि आपका स्ट्रक्चर आए आंसर्स में। ये गलती होती है बच्चों से। और साथ ही साथ बचपन से जो ग्रामर सीखी है और जो स्पेलिंग सीखी है उनमें कम से कम गलती। और कम से कम गलती कैसे होगी? जब आप आज से, इस वीडियो के बाद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आप केवल ये नहीं सोचेंगे मुझे आता था, आप उस आंसर को लिख के देखेंगे ताकि समझ में आए कितना बड़ा लिख रहा हूं मैं आंसर, कितना टाइम लग रहा है आंसर को लिखने में। दैट इज द एग्जाम प्रैक्टिस। जब एग्जाम प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा आगे। इसके बाद अगर हम देखें तो बोर्ड एग्जाम का एक कुछ फिक्स पैटर्न है कि किसी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में क्या डिमांड है। जैसा मैंने कहा, इंग्लिश या हिंदी में फॉर्मेट इज किंग। फॉर्मेट सही तो आधे मार्क्स तो मिल जाते हैं भाई, जो राइटिंग सेक्शन होता है आपका उसमें। तो फॉर्मेट पे फोकस करिए ताकि आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दिखे। साइंस में डायग्राम्स लेबल कीजिए, प्रॉपर यूनिट लगाइए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपका आंसर सही भी होगा और टीचर्स आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे जो चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने सही किया है। केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट, एरोज सही लगाना। अगर रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, फोकस करिए कि एरो का क्या सिग्निफिकेंस है। रे डायग्राम बनाओगे आप लाइट में, उनमें एरो लगाने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एरोस की डायरेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू मेंशन ऑल द यूनिट्स वेरेवर नेसेसरी एंड लेबल द डायग्राम्स वेरी नीटली। ये सब करेंगे आप इन सब्जेक्ट में। उसके साथ साथ एसएसटी में हिस्ट्री की अप्रोच अलग होती है। ज्योग्राफी के मैप तो फ्री के मार्क्स हैं, ज्यादा उसका सिलेबस भी नहीं होता मैप वर्क का, पर क्वेश्चंस आते ही हैं उसके। तो अगर आप उसमें फोकस करके पहले ही समझ लोगे हाँ भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह के क्वेश्चन आज आ रहे हैं पीवाईक्यूज में, तो आपका इसमें फ्री मार्क्स जो हैं डेफिनेटली आ जाएंगे। और मैथ्स में तो मैंने पहले ही कहा कि आपको स्टेप्स अपने क्लियरली दिखाते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। फाइनल आंसर तो देखा ही जाता है, पर साथ ही साथ आपने कितने स्टेप्स लिखे हैं, कोई कैलकुलेशन की है तो उसका बैकग्राउंड कैलकुलेशन की है कि नहीं की है, तो वो सारी चीजें आपको शो करनी होती हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने रफ वर्क दिखा दिया तो क्या होगा, बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एग्जाम कॉपी एक ये पेपर है तो आप एक तरफ रफ वर्क कर सकते हैं मार्जिन ड्रॉ करके, कोई टेंशन नहीं है उसमें। लिख दीजिए रफ वर्क एक मार्जिन ड्रॉ करके, कोई बात नहीं, पर गलती नहीं करिए, मल्टीपल स्टेप्स दिखाइए। और सबसे बड़ी प्रो टिप, जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है उसमें हमारी एक आदत है हर चीज का स्लैंग बनाने की, हर चीज की लिंगो बनाने की। आधी चीजों को तो शॉर्ट फॉर्म में लिख जाते हो तुम लोग, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको चैटिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो एग्जाम लैंग्वेज में आंसर दीजिए, चैट फॉर्मेट में नहीं कि एग्जाम में पढ़ने पूछा ये आपने लिखा हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आंसर, तो नंबर भी शॉर्ट फॉर्म में ही आएंगे। तो फोकस ऑन राइटिंग प्रॉपर एग्जाम लैंग्वेज विच इज नीडेड एज पर द सब्जेक्ट। अब प्रगति आपके साथ कैसे है, स्कूल आपके साथ कैसे है, आप लोगों से हम स्कूल में क्या क्या कराएंगे अगले एक महीने में ताकि आप प्रिपेयर हो पाए अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो है आपके एक और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले हम लोग कई और चीजें करेंगे। हम डेली रिविजन्स करेंगे जिसमें हम हाई रिवॉर्ड टॉपिक्स, पहला प्राइमरी फोकस क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिनसे सवाल आता ही आता है, ज्यादा वेटेज का आता है और रिलेटिवली सिंपलर एक ही फॉर्मेट का एग्जाम आता है, क्वेश्चंस आते हैं, उन पे फोकस करेंगे टॉपिक्स पे, ताकि जो बच्चा वीक भी है अभी उससे कुछ टॉपिक अगर रह गए हैं तो एटलीस्ट वो बेसिक्स तो कवर कर ले। और जिसका अच्छे से हो गया है उसको फिर ये है कि उसको मालूम पड़ जाता है कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी है। साथ ही साथ
मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? द PYQs। PYQs की प्रैक्टिस हम करेंगे साथ में स्कूल में, जिससे कि आप पास्ट पेपर्स को, जो मैंने पहले कहा था सोर्स इंपॉर्टेंट है, PYQ हमारा सोर्स, वो हम जब क्लास में ही कराएंगे आपको, तो आपको ज्यादा भागने की जरूरत है नहीं। बस जो क्लास में कराया जा रहा है उस पर अटेंशन दीजिए और आगे उसे फिर से रिपीट कीजिए घर पे। इसके बाद हम लोग फैकल्टीज के थ्रू रोज डाउट सॉल्यूशन आपका करेंगे। आपसे इंकरेज करते हैं कि आप अपने रेलेवेंट डाउट्स पूछें। कोई चीज नहीं आती है तो उस टॉपिक का डाउट पूछें, एग्जैक्ट डाउट पूछें। सर क्या समझ में नहीं आ रहा, मैडम मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए। पूछिए मैम से क्या आपको एग्जैक्टली नहीं आ रहा। केवल ये नहीं बोलिएगा सर लाइट नहीं आता। अरे भाई लाइट कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें क्या नहीं आता बताओ। कभी कहोगे सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में चैप्टर ही नहीं आता। अरे भाई पढ़ो तो एक बार, डिसाइड कीजिए, डिफाइन कीजिए किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किस सब पार्ट में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है, तो ऐसा नहीं है जीरो है, पर कुछ चीजें ब्रशअप करने को मांग रही हैं, तो उनको हम लोग डाउट्स और डेली रिवीजन के थ्रू सॉल्व करेंगे और PYQs के थ्रू मालूम पड़ेगा कि हमारी कमियां कहां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए एक रफ मैंने लेआउट बनाया हुआ है कि एज ए स्कूल क्या क्या होने वाला है। जैसे मैंने कहा डेली रिवीजन होगा, डाउट रेजोल्यूशन होगा, PYQs डिस्कशन होगा और प्री बोर्ड्स आएंगे जिनसे आपको गजब की प्रैक्टिस मिलेगी। बोर्ड्स की रियलिस्टिक पैटर्न, रियलिस्टिक मार्किंग स्कीम के साथ प्री बोर्ड्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे स्कूल में, जो आपको बोर्ड के लिए तैयार करेंगे। ये सब बात हो गई कि स्कूल में, पर स्कूल तो आप लोग 6 घंटे आते हैं, घर पे भी तो कुछ करोगे, तभी तो अच्छा करेंगे आगे आप एग्जाम्स में। तो घर के लिए भी मैं आपको एक रूटीन सजेस्ट कर रहा हूं। टाइम टेबल अपना आप खुद बनाएं एग्जैक्ट, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो छोड़ा हुआ तो अलग हो सकता है। पर 2 बातें याद रखें, एक तो बहुत देर रात पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लॉन्ग टर्म नहीं आ सकते। आपका एक फिक्स सोने का समय होना ही चाहिए, फिक्स्ड उठने का समय होना ही चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए ग्वालियर में अभी। तो हमें एक रफ होम रूटीन अपना क्रिएट करना है, जिसकी मदद से हम अपना कॉन्फिडेंस, अपनी कंसिस्टेंसी और अपना इंप्रूवमेंट लगातार कर पाए, हम डेडिकेटेड रूप में लगातार कर पाए। सबसे पहला काम जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है सोशल मीडिया फास्ट। खाने का फास्ट नहीं, सोशल मीडिया से आपको उपवास ले लेना है। आपको सोशल मीडिया का थोड़े समय के लिए, अगर आप यूज करते हैं, वैसे तो नहीं करते काफी लोग, बट जो लोग यूज करते हैं उन्हें सोशल मीडिया को एकदम बंद कर देना है, कम से कम बोर्ड्स तक, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आपका इतना समय चला जाता है स्क्रॉलिंग करने में कि आपके पास समय ही नहीं बचता, कब पढ़ाई करें। आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। तो ट्राई टू जो जस्ट बिल्कुल मान जाओ मेरी बात, इसे तो कट कर दो अपने रूटीन से। डेली रूटीन में, होम रूटीन, कोचिंग रूटीन, स्कूल रूटीन, कहीं से भी सोशल मीडिया को करो डिलीट, परमानेंट डिलीट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसको रीइंस्टॉल मत कर लेना फिर से। डिलीट मतलब डिलीट, चाहे वो कोई माध्यम हो, इट इज ऑल हार्मफुल। डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी करिए, डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी करिए रोजाना 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे बहुत नहीं होते, एग्जाम्स आपके लगभग सर पे ही हैं। अगर आप लास्ट लेग में, लास्ट माइल में एफर्ट एक्स्ट्रा देंगे तो साल भर का जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिवली एडअप होगा। अगर आप एंड में थोड़ा सा लाइटली ले लेंगे तो जो साल भर आपने मेहनत की है, क्योंकि बेटा एग्जाम में क्या होता है, 3 घंटे मिलते हैं किसी भी एग्जाम पेपर के लिए। उन 3 घंटों में आपको अपने साल भर की नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करना है, याद रखिए। बाद में कितना आता है कोई नहीं पूछता, उन 3 घंटों में आपको अपना बेस्ट नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करनी है। उसके लिए कम से कम घर पे 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। ये एंड मोमेंट्स के लिए एकदम आइडियल है। अदरवाइज आपका रेगुलर पढ़ने का, 3 घंटे से ऊपर पढ़ने का एक टाइमलाइन बनेगी ही नहीं, एक टेम्परामेंट बनेगा ही नहीं। तो 4 से 5 घंटे पढ़िए, उसमें कम से कम एक बार में बैठ के 2 आवर का स्लॉट लीजिए। 2 आवर से कम के स्लॉट में आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कम पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम में बैठने का एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर सेट नहीं होता। घर पे पढ़े, मिनिमम 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स में तो पढ़ाई कीजिए। कुर्सी टेबल पे, यानी अपनी स्टडी टेबल पे पढ़िए, बिस्तर पे नहीं, कहीं लेट के नहीं, कहीं उठ के नहीं, स्टडी टेबल पे इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट अपनी पढ़ाई कीजिए आप लोग 2-2 घंटे के स्लॉट्स में। जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, और अच्छा करना है तो 3 आवर प्लस 2 आवर के 2 स्लॉट बनाइए आप। बीच में ब्रेक भी लीजिए, पर उन 3 घंटे और उन 2 घंटों में आपको अपनी टेबल से हिलना नहीं है, आपको कोई ब्रेक लेना नहीं है। उन 3 घंटे 2 घंटे फोकस के साथ
लगातार पढ़ना है, क्योंकि स्कूल में तो हम लोग 5 घंटे पढ़ाई कराएंगे ही आपको, 5 से 6 घंटे, साथ में घर पे आपने 5 घंटे और कर ली तो आपका कहीं ना कहीं रिवीजन अच्छा चलेगा। साथ ही साथ इस चीज पे ही फोकस करो यार कि 7 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी में चीजें लोड रहें एग्जाम में भी, नहीं तो होता है ना, कहते हैं हम लोग एग्जाम में सर भूल गया था मैं, उस वैसे पढ़ा तो था बट एग्जाम में याद नहीं आया कि इसका ये आंसर है। तो याद इसलिए नहीं आया बेटा, आपका कोई स्लीप पैटर्न नहीं था, आपका कोई स्टडी रूटीन नहीं था। तो आई रिकमेंड एवरीवन शुड बी स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स। 7 घंटे सोने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ाई के लिए, आपके पास पर्याप्त समय है अपने डेली एक्टिविटीज करने के लिए। सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट, बट ट्राई टू स्लीप फॉर 7 आवर्स मिनिमम। तो एंड में यही कहूंगा कि प्रगति के बच्चों के पास, प्रगति के स्टूडेंट्स के पास 2 चॉइसेस है, या तो रैंडमली जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ ले अपनी इच्छा से, एसएमएस की लैंग्वेज, चैटिंग की लैंग्वेज लिख के आए एग्जाम में, और रात को बैठ के, शाम को बैठ के सोशल मीडिया चलाएं। वर्सेस दूसरी अप्रोच क्या है, वो ये है कि मैंने जो आपको स्केड्यूल बताया है, मैंने जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं आज, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एम्फेसाइज किया है। उन सब स्ट्रैटेजी से फोकस रखें। डिजिटल फास्ट, सोशल मीडिया से दूरी है बेहद जरूरी, इसको आप फॉलो करें। और साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, प्लीज नोटिस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक क्रिएट कीजिए। हर सब्जेक्ट को, हर एग्जाम पैटर्न को समझिए, क्योंकि अब समय आ गया है साल भर की नॉलेज को कंस्ट्रक्टिवली एग्जाम पैटर्न के हिसाब से डिलीवर करने का। तो उससे मैं नहीं समझता आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। टारगेट 95% प्लस लेके चलिए, तभी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जिन बच्चों के 70% आए थे वो 80% टारगेट लें। पता लगा 70% आए थे, टारगेट ले लिया, भैया 70 आ जाए फिर से, अरे भाई इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो इंप्रूवमेंट का हमेशा कोशिश कीजिए। जिनके 90 आए हैं वो 95% लीजिए टारगेट। जिनके 9th में 90 थे वो 10th में 95% ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क टुवर्ड्स द गोल, तभी जो ड्रीम है आपका 95% प्लस, वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू आपके टारगेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप अचीव कर पाएंगे। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू फॉलो ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बाकी हम लोग स्कूल में हमेशा मिलते रहेंगे, तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज है आप फैकल्टी से पूछिए, डिस्कस कीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेरी वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। बाकी मन लगा के पढ़ाई करें, इस समय पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। All the very best and see you in classes. Thank you.